नमस्ते बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर रंजना कुशवाहा। चलिए आज बच्चों मैं आपको हिंदी तासिका में आपके स्वागत के साथ में आपको ले चलती हूँ हिंदी व्याकरण की तरफ। और आज हम अपने हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। छात्रों, ये क्रिया क्या होती है? आप लोगों ने इंग्लिश में वर्ब के बारे में तो जाना ही है। वर्ब मीन्स एन एक्शन वर्ब। तो बच्चों, इसी हिसाब से क्रिया का अर्थ हुआ काम या कार्य। क्या होता है कि कभी कभी कुछ काम किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं। तो इसी जानकारी को आज हम विस्तार सहित जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्रिया के आगे। क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिया कभी कभी किसी के द्वारा की जाती है और कभी कभी क्रिया स्वयं अपने आप ही हो जाती है। इसी बात को हम जानते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। देखिए यहाँ पर पहले चित्र में, इस पहले चित्र में एक तोता है जो मिर्च खा रहा है। तो यहां देखिए, तोता मिर्च खाता है। इस वाक्य में तोता के द्वारा मिर्च खाई जा रही है, अर्थात क्रिया किसी के द्वारा की जा रही है, अपने आप क्रिया यहां पर नहीं हो रही है। अगले चित्र को देखिए और उस पर दिए गए वाक्य पर देखिए, बारिश हो रही है। इस वाक्य में बारिश होने की जो क्रिया है या बारिश होने का जो कार्य है वह अपने आप ही हो रहा है। तीसरा चित्र देखिए, बच्चा दौड़ता है। यहां पर बच्चे के द्वारा दौड़ने की क्रिया हो रही है, अर्थात यहां पर जो दौड़ने की क्रिया है वह खुद ब खुद हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं पहले चित्र के आधार पर क्रिया यहाँ पर किसी और के द्वारा करवाई जा रही है, की जा रही है, अर्थात तोता के द्वारा मिर्च को खाए जाने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर बारिश हो रही है और बच्चा दौड़ता है। इन दोनों ही वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया स्वयं अपने आप ही हो रही है। इस तरह से क्रिया का अर्थ होता है काम बताने वाले या काम करने वाले शब्द। तो इस तरह हम कह सकते हैं क्रिया उसे कहा जाता है जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताती है। अब देखते हैं हम क्रिया के बारे में और अच्छी तरह से। क्रिया किसे कहा जाता है? अर्थात जो शब्द किसी कार्य के होने या करने के बारे में बताए, उसका बोध कराता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, इस वक्त आप मेरी आवाज सुन रहे हो और आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हो। तो इस तरह से आपके इस वक्त सुनने और देखने की जो क्रिया है वह भी हो रही है। अगर हम कहें कि क्रिया हमेशा होती ही रहती है, वह कभी खत्म होती ही नहीं है, तो यह बात गलत नहीं है। और इस तरह से हमारा देखना, बोलना, सुनना, उठना, बैठना, पीना, खाना, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जाना, आना, खाना, पीना, सोना आदि। उसी तरह से और भी कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो। खाना, पीना, रोना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। लेकिन इन सभी क्रियाओं के अलावा भी और अन्य क्रिया भी होती हैं, जैसे है और हैं, था और थे, ये भी क्रिया
क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए, आज रविवार है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि होना क्रिया के रूप को है में बदलकर लिखा गया है। ठीक उसी तरह से होना क्रिया को जब हम भूतकाल में परिवर्तित करते हैं तो इस दूसरे वाक्य में कल शनिवार था, इस तरह से है, हैं, था, थी, थे, ये सभी क्रिया के ही रूप हैं, उसी के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम क्रिया के भेदों की जानकारी भी ले लेते हैं। क्रिया के भेदों की जानकारी से पहले आपको मैं क्रिया के मूल रूप के बारे में बता दूं। बच्चों, क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे अभी अभी हमने कुछ उदाहरण पढ़े, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, इन सभी क्रियाओं में से आपको एक बात जो है सामान्य सी, कॉमन सी लगेगी। हर क्रिया के अंत में ना आ रहा है और इस ना को यदि हम हटा दें तो उसमें जो शेष बच जाता है उसे कहा जाता है क्रिया का मूल रूप, अर्थात खा, पी, रो, सो, ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं। और इन क्रिया के मूल रूपों को हिंदी व्याकरण के आधार पर क्रिया की धातु कहा जाता है या इसे मूल धातु भी कहा जाता है। तो मूल धातु के बारे में हम यहाँ पर जान लें जरा। जैसे खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो आदि ये सारे शब्द क्रिया के मूल रूप हैं। इन्हें हम धातु शब्द भी कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम ना लगा दें तो वह क्रिया अलग रूप से दिखाई देती। इस तरह से खेल अधिक ना बराबर खेलना, गा अधिक ना से बन जाता है गाना, दे अधिक ना इससे बन गया देना क्रिया, ले अधिक ना इससे बन गई है लेना क्रिया, हंस अधिक ना हंसना, इस तरह से हंसना क्रिया बन गई, रो अधिक ना इससे बन गई है रोना क्रिया। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि मूल धातु या क्रिया का मूल रूप किसे कहा जाता है। साधारण सी परिभाषा यह होती है कि क्रिया का जो रूप होता है उसमें से ना को हटा देने पर जो शेष रह जाता है उसे क्रिया का मूल रूप या धातु कहा जाता है। बच्चों, क्रिया के कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक में आप पहले अक्षर पर अधिक ध्यान दीजिएगा। बच्चों, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके लिए अब हम जरा विस्तार सहित जानते हैं। अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें अ पर ध्यान दीजिए। अगर हम उसको संधि कर दें, अलग अलग कर दें, तो अ और कर्मक ये दो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, जिसमें अ का अर्थ होता है बिना अर्थात नहीं और कर्मक का मतलब होता है कर्म के। कहने का तात्पर्य हुआ कर्म के बिना जो क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम और विस्तार सहित जानने के लिए चित्रों का सहारा लेते हैं। देखिए, इस चित्र के आधार पर जो उदाहरण दिया गया है, जतिन दौड़ रहा है। इस वाक्य में जतिन जो है कार्य करने वाला है अर्थात करता है। देखिए बच्चों, काम करने के लिए अगर किसी का सहारा लिया जाता है तो वह होता है काम करने वाला अर्थात व्याकरण की भाषा में इसे हम कह सकते हैं कर्ता। और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे कहते हैं उसका कर्म। इस तरह से क्रिया के दो भाग हो जाते हैं, कर्ता और कर्म। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा कर्ता
दोनों ही हर क्रिया में साथ में आते होंगे, यह बात बिल्कुल भी नहीं होती है। वही बात यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि जतिन यहाँ पर करता है, अर्थात जतिन के द्वारा दौड़ने की क्रिया यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जतिन के साथ में यहाँ पर उसका कर्म नहीं है, अर्थात जो वह काम कर रहा है वह यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। इस तरह से जतिन दौड़ रहा है, अर्थात इसमें सिर्फ करता है, कर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अकर्मक अर्थात बिना, किसके बिना, कर्म के बिना, जो कर्म के बिना है वह है यहाँ पर कर्ता। इस तरह से जतिन दौड़ रहा है, यह यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब अगर हम यहाँ पर एक प्रश्न पूछे क्या दौड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इस वाक्य में जो दौड़ने की क्रिया है वह स्वयं ही कर्ता को करनी पड़ रही है, अर्थात जतिन ही दौड़ने की क्रिया कर रहा है। कर्म के बिना होने वाली क्रिया को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। दूसरे चित्र पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर माँ हंस रही है, माँ यहाँ पर हंसने की क्रिया स्वयं कर रही है। इस तरह से माँ यहाँ पर क्रिया करने वाला अर्थात कर्ता है, और उनके द्वारा जो हंसने की क्रिया है वह स्वयं हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर्म न होकर कर्ता पर ही पूर्ण रूप से उसका फल पड़ रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कर्म नहीं होता, केवल कर्ता होता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। यदि हम यहाँ पर प्रश्न बनाएं क्या हंस रही है, तो हमें यहाँ उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम कहें कौन हंस रही है या कौन दौड़ रहा है, तो हमें उत्तर इस वाक्य के मिल जाएंगे। हम यहाँ पर जतिन और यहाँ पर माँ शब्द के रूप में उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अकर्मक क्रिया में हमें कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न नहीं पूछना है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए और कौन का ही वहां पर उपयोग हो रहा हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात अकर्मक क्रिया में कर्ता होता है और क्रिया होती है, इसमें कर्म नहीं होता। इस आधार पर अकर्मक क्रिया की परिभाषा बनती है जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दूसरे प्रकार के। क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। बच्चों यहाँ पर सकर्मक के स पर जरा विशेष ध्यान दीजिए। इस स का अर्थ होता है साथ, अर्थात साथ में, और जैसे कि अकर्मक में हमने देखा, अकर्मक में जो कर्मक था, ठीक उसी तरह से सकर्मक के कर्मक का भी अर्थ होता है कर्म के। कहने का मतलब यह है स अधिक कर्मक, साथ अर्थात कर्म के, किसके साथ में, कर्म के साथ में, अर्थात जब क्रिया कर्म के साथ में होती है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस बात को जानने के लिए हम एक उदाहरणों की तरफ बढ़ेंगे। जतिन सेब खाता है। अब इस वाक्य पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो कार्य कर रहा है अर्थात कर्ता वह भी है, और उसका कार्य क्या है, खाना, अर्थात उसकी वह क्रिया है, लेकिन वो किसे खा रहा है, सेब को खा रहा है। तो इस तरह से सेब जो है कर्ता के साथ में है, अर्थात सेब यहाँ पर कर्म है। तो हम इस तरह से यह कहते हैं यहाँ पर कि जब कर्ता और कर्म दोनों साथ
में हो तो क्रिया सकर्मक होती है। ठीक यही बात दूसरे उदाहरण पर देखिए। माँ पत्र लिखती हैं। यहाँ पर माँ कर्ता का कार्य कर रही है, अर्थात कर्ता है, काम कर रही है, और क्या कर रही है? क्रिया है उनकी लिखना, लिखने का कार्य कर रही है। वे क्या लिख रही हैं? पत्र लिख रही हैं। तो पत्र जो है वह कर्म बन जाता है। तो इस तरह से दोनों उदाहरणों में जतिन सेब खाता है। जतिन क्या खाता है? हमें उत्तर मिलता है सेब। माँ क्या लिखती हैं? उत्तर मिलता है पत्र। जब हमें क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वहां हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। इस तरह से सकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है जिस वाक्य में कर्ता और कर्म क्रिया के साथ होते हैं, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाना जाए? इन्हें पहचानने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। ध्यान दीजिए सभी। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ, जैसे खाती है, पीता है, लिखती है, जाता है, दौड़ता है, ये क्रिया है, अगर इन क्रियाओं के साथ में हम क्या, किसे और किसको, इन तीनों में से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने पर यदि हमें उत्तर नहीं मिले तो समझ लीजिए कि वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। और अगर क्या, किसे, किसको, इसे उपयोग में लाकर हम प्रश्न पूछें और हमें उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी चीज को इन उदाहरणों से हम जान लेते हैं। हवाई जहाज उड़ता है। अगर हम यहाँ कहें हवाई जहाज क्या उड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिया शब्द होते हैं उसके साथ में प्रश्नवाचक शब्द क्या, किसे या किसको, इन तीनों में से कोई एक शब्द को लेकर प्रश्न तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर क्या शब्द लिया? हवाई जहाज क्या उड़ता है। तो हमारा तो सबसे पहले प्रश्न का स्वरूप बिगड़ रहा है, और दूसरा क्या शब्द का प्रयोग करने से हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पर उड़ता है यह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा वाक्य देखिए, बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में यदि हम क्या शब्द का प्रयोग कर प्रश्न पूछेंगे, बच्चा क्या पीता है, तो हमें उत्तर तुरंत मिलता है दूध। तो इस तरह से हम यहाँ कहेंगे पीता है यह सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर जाना कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कर्म के आधार पर दो प्रकार हैं। इन क्रियाओं को हम कैसे पहचानते हैं, इसके लिए हमें क्या, किसे, किसको, इन तीनों ही प्रश्नवाचक शब्दों में से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर प्रश्न तैयार करके प्रश्न पूछना है, और अगर उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है और उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। क्रिया के अन्य भेदों को हम जानेंगे बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।